दोस्तों नमस्कार। देव क्लासेज में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। मैं रमेश कुमार देव। आइए पेट की क्लास को जारी रखते हुए आज हम लोग फिर से पढ़ते हैं मूल अधिकार। मूल अधिकार क्या है? तो आपको ध्यान रखना चाहिए कि मूल अधिकार क्या है। शासकीय शक्ति या राज्य की शक्ति से व्यक्ति की स्वतंत्रता की रक्षा करता है और शासकीय शक्ति के द्वारा ही व्यक्ति की स्वतंत्रता को सीमित करता है। आइए देखते हैं क्या है मूल अधिकार क्या है। तो मूल अधिकार एक ही समय पर शासकीय शक्ति से व्यक्ति स्वातंत्र की रक्षा करते हैं और शासकीय शक्ति के द्वारा ही व्यक्ति स्वातंत्र को सीमित करते हैं। मतलब यह हुआ कि यह शासकीय शक्ति से व्यक्ति की स्वतंत्रता की रक्षा करेगा और शासकीय शक्ति के द्वारा ही व्यक्ति की स्वतंत्रता को सीमित भी कर देगा। इस प्रकार मूल अधिकार व्यक्ति और राज्य के बीच सामंजस्य स्थापित करते हैं और राष्ट्रीय एकता और शक्ति में वृद्धि करते हैं। ठीक है, अब आगे देखते हैं मूल अधिकार का विकास सर्वप्रथम कहाँ हुआ था। मूल अधिकार का सर्वप्रथम विकास ब्रिटेन में हुआ था। ब्रिटिश सम्राट जॉन द्वारा 1215 ईस्वी में हस्ताक्षरित अधिकार पत्र मूल अधिकार संबंधी प्रथम लिखित दस्तावेज था। फ्रांस में एक लंबे संघर्ष के बाद 1789 ईस्वी में मानव एवं नागरिकों के अधिकार घोषणा पत्र द्वारा फ्रांस की जनता को कुछ मूलभूत अधिकार दिया गया। 1791 में अमेरिकी संविधान संशोधनों द्वारा अधिकार पत्र का प्रावधान किया गया और अधिकार पत्र बिल ऑफ राइट्स को जोड़कर मूल अधिकार दिया गया। ठीक है, आइए अब देखते हैं भारत में मूल अधिकारों की प्रथम बार डिमांड कब हुई। ठीक है, यह मांग कब हुई। तो भारत में सर्वप्रथम मूल अधिकारों की मांग किस विधेयक द्वारा की गई। भारत में मूल अधिकारों की मांग सर्वप्रथम संविधान संशोधन विधेयक 1895 ईस्वी के माध्यम से की गई। भारतीयों को मूल अधिकार प्रदान करने की मांग 1917 से 19 में कांग्रेस के द्वारा भी की गई और 1925 ईस्वी में श्रीमती एनी बेसेंट द्वारा कॉमनवेल्थ ऑफ इंडिया बिल के माध्यम से की गई तथा 1928 ईस्वी में मोतीलाल नेहरू द्वारा नेहरू रिपोर्ट के माध्यम से भी मूल अधिकारों की मांग की गई। गांधी जी द्वारा मूल अधिकार की मांग कब की गई। तो दूसरे गोलमेज सम्मेलन के दौरान 1931 में गांधी जी द्वारा भी यह मांग की गई, किंतु 1934 में सरकार की संयुक्त संसदीय समिति ने इसे अस्वीकार कर दिया। अतः 1935 ईस्वी के भारत शासन अधिनियम में इसे शामिल नहीं किया गया। ठीक है, अब आइए देखते हैं कि भारतीय संविधान के किस भाग में मूल अधिकार का वर्णन है। भारतीय संविधान के भाग 3 में अनुच्छेद 12 से 35 में मूल अधिकार संबंधी प्रावधान है। संविधान निर्माण के समय संविधान सभा द्वारा मूल अधिकार तथा अल्पसंख्यक अधिकार के संबंध में परामर्श के लिए वल्लभ भाई पटेल की अध्यक्षता में परामर्श समिति का गठन किया गया था, जबकि एक उप समिति का गठन जेबी कृपलानी की अध्यक्षता में किया गया। ठीक है, अब आगे देखते हैं भारतीय संविधान में मूल अधिकारों को किस देश के संविधान से लिया गया है। भारतीय संविधान द्वारा मूल अधिकारों को अमेरिकी संविधान से लिया गया है। यद्यपि भारतीय संविधान अपने नागरिकों को व्यापक मूल अधिकार प्रदान करता है
और वह राज्य कृत्य के विरुद्ध गारंटी है, किंतु वह आत्यांतिक नहीं है। इसका मतलब ये हुआ दोस्तों कि भारतीय संविधान के निर्माताओं ने अमेरिकी भूल से अवगत होने के कारण यह कहा कि राष्ट्र हित में राज्य को मूल अधिकारों पर प्रतिबंध लगाने की शक्ति है। ठीक है, ताकि लोग उसका जो है गलत उपयोग न कर सकें। राज्य को भी थोड़ा बहुत शक्ति दिया गया है। मूल अधिकार किसके विरुद्ध होते हैं? सामान्यतः मूल अधिकार राज्य के विरुद्ध होते हैं, नागरिकों को प्रदान किया जाता है, किंतु कुछ मूल अधिकार व्यक्तियों के विरुद्ध भी प्रदान किए गए हैं, जैसे अनुच्छेद 15(2), अनुच्छेद 17, अनुच्छेद 23, अनुच्छेद 24। ठीक है, जैसे मान लीजिए कि अनुच्छेद 17 में क्या दिया गया है? अस्पृश्यता का अंत। तो इसमें क्या है? यह व्यक्ति के विरुद्ध है, नहीं तो प्रायः मूल अधिकार राज्य कृत्य के विरुद्ध होते हैं। आपातकाल के दौरान भी कौन से मूल अधिकार निलंबित नहीं हो सकते? तो आपातकाल के दौरान राष्ट्रपति अनुच्छेद 20 व 21 के सिवाय अन्य सभी मूल अधिकारों को निलंबित कर सकता है। भारतीय संविधान द्वारा प्रदत्त मूलाधिकारों की प्रकृति सकारात्मक एवं नकारात्मक दोनों है। नागरिकों को प्रदत्त स्वतंत्रताएं जैसे 19, 25 व 28 सकारात्मक प्रकृति हैं, जबकि नकारात्मक मूल अधिकार राज्य की शक्ति के निर्बंधन के रूप में है। ठीक है, इसके बाद प्रश्न उठता है कि क्या मूल अधिकार न्याय योग्य हैं? तो आपको ध्यान रखना है कि मूल अधिकार न्याय योग्य हैं और इसी के आधार पर न्याय भी दिया जाता है। मूल अधिकार न्याय योग्य हैं, इसे न्यायालय द्वारा लागू कराया जा सकता है। इसमें संसद साधारण विधि द्वारा किसी प्रकार का भी संशोधन नहीं कर सकती, किंतु अनुच्छेद 368 के तहत इसमें संशोधन कर सकती है। मूल अधिकार का अधित्यजन नहीं किया जा सकता, मतलब इसे त्यागा नहीं जा सकता है। ठीक है, भाग 3 के प्रयोजनों के लिए राज्य शब्द को कहाँ परिभाषित किया गया है? तो अनुच्छेद 12 में भाग 3 के प्रयोजनों के लिए राज्य शब्द को परिभाषित किया गया है। इसी परिभाषा को भाग 4 के लिए भी लागू किया जाता है। अनुच्छेद 12 के अनुसार राज्य शब्द में निम्न को शामिल किया जाता है: भारत की सरकार एवं संसद, राज्यों की सरकारें एवं विधानमंडल, सभी स्थानीय प्राधिकारी एवं अन्य प्राधिकारी। यहाँ अन्य प्राधिकारी से अर्थ है जैसे फूड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया, जल निगम, ठीक है, NCERT बोर्ड, और आप कह सकते हैं जीवन बीमा निगम। ये सब क्या हैं? अन्य प्राधिकारी हैं। ठीक है, फिर प्रश्न पूछता है मूल अधिकारों का सजग प्रहरी किसे कहा गया है? अनुच्छेद 13 को मूल अधिकारों का सजग प्रहरी माना गया है। प्रहरी मतलब इसकी देखरेख, इसकी रक्षा कौन करेगा? अनुच्छेद 13। इसके तहत न्यायालय ऐसे किसी भी विधि को शून्य घोषित कर सकता है जो मूल अधिकारों के असंगत हैं, और न्यायालय की यही शक्ति क्या है? न्यायिक पुनर्विलोकन की शक्ति कहलाती है। आइए आगे देखते हैं न्यायिक पुनर्विलोकन क्या है। न्यायिक पुनर्विलोकन की क्या है? तो न्यायिक पुनर्विलोकन की शक्ति न्यायालय की वह शक्ति है जिसके अंतर्गत वह विधानमंडल द्वारा पारित अधिनियमों की जांच करते हैं। भारतीय संविधान के अंतर्गत न्यायिक पुनर्विलोकन का सिद्धांत अमेरिका के या USA के संविधान से लिया गया है। न्यायिक पुनर्विलोकन की शक्ति अनुच्छेद 32 तथा उच्च न्यायालयों को अनुच्छेद 226 में प्रदान किया गया है। इसके तहत क्या होता है दोस्तों? अनुच्छेद 32 के तहत सर्वोच्च न्यायालय और अनुच्छेद 226 के तहत उच्च न्यायालय
उन सिद्धांतों या नियमों की जांच करता है कि वे संविधान के संगत हैं अथवा नहीं, और अगर नहीं है तो उन्हें वह निलंबित कर देता है। भारत के संविधान में कुल कितने मौलिक अधिकार नागरिकों को दिया गया है? तो भारत का मूल संविधान अपने नागरिकों को कुल 7 मूल अधिकार प्रदान करता था, किंतु 44वें संविधान संशोधन 1978 द्वारा संपत्ति का अधिकार समाप्त कर दिया गया। संपत्ति का अधिकार अनुच्छेद 19(1)(च) और अनुच्छेद 31 में वर्णित था, किंतु अब इसे अनुच्छेद 300(क) के तहत एक विधिक अधिकार बनाया गया है। अतः वर्तमान में नागरिकों को कुल 6 मूल अधिकार दिए गए हैं। समानता का अधिकार अनुच्छेद 14 से 18, स्वतंत्रता का अधिकार अनुच्छेद 19 से 22, शोषण के विरुद्ध अधिकार अनुच्छेद 29 से 23 से 24, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार अनुच्छेद 25 से 28, संस्कृति व शिक्षा संबंधी अधिकार अनुच्छेद 29-30 और संवैधानिक उपचारों का अधिकार अनुच्छेद 32। तो ये 6 प्रकार के मूल अधिकार दिए गए हैं। अब आइए एक एक का अध्ययन करते हैं। समानता या समता का अधिकार क्या है? संविधान का भाग 3 अनुच्छेद 14 से 18 समता का अधिकार प्रदान करता है। अनुच्छेद 14 समता के अधिकार के मूल सिद्धांत का प्रतिपादन करता है। ठीक है, अब आगे देखते हैं। अनुच्छेद 14 भारत के सभी व्यक्तियों को विधि के समक्ष समता व विधियों का समान संरक्षण प्रदान करता है। अनुच्छेद 15 राज्य को धर्म, मूल, वंश, जाति, लिंग या जन्म स्थान के आधार पर विभेद करने से रोकता है। ठीक है, इसके बाद है अनुच्छेद 16। अनुच्छेद 16 सार्वजनिक नियोजन में सरकारी नौकरियों में अवसर की समानता के बारे में है। और अनुच्छेद 17 अस्पृश्यता का अंत करता है, जबकि अनुच्छेद 18 उपाधियों का अंत करता है। इसका मतलब ये हुआ कि कोई भी व्यक्ति बिना भारत सरकार की आज्ञा के कोई भी उपाधि धारण नहीं करेगा। और अनुच्छेद 17 अस्पृश्यता का अंत करता है। इसका मतलब हुआ सार्वजनिक होटलों या सार्वजनिक स्थानों, मंदिरों आदि में किसी के साथ भी छुआछूत का भेदभाव नहीं किया जाएगा। ठीक, स्वतंत्रता के अधिकार का वर्णन किस अनुच्छेद में है? तो आपको ध्यान रखना है, संविधान का भाग 3 अनुच्छेद 19 से 22 तक स्वतंत्रता के अधिकार के बारे में है। अनुच्छेद 19 में कुल 6 मूलभूत अधिकारों को दिया गया है। अनुच्छेद 20 में अपराधों के लिए दोष सिद्धि से संरक्षण प्रदान किया गया है। और अनुच्छेद 19 में प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता को प्रदान किया गया है। अनुच्छेद 22 में कुछ दशाओं में गिरफ्तारी और निरोध से संरक्षण प्रदान किया गया है। अनुच्छेद 19 में किन स्वतंत्रताओं का उल्लेख है? अनुच्छेद 19 में कुल 6 मूलभूत स्वतंत्रताएं प्रदान की गई हैं। अनुच्छेद 19 का भारत के सभी नागरिकों को वाक एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता प्रदान करता है, जबकि ये बहुत इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, कई बार पूछा है। ठीक है, अनुच्छेद 19(1)(ख) भारत के सभी नागरिकों को शांतिपूर्ण निरायुध सम्मेलन की स्वतंत्रता देता है, लेकिन इन सम्मेलनों पर राज्य हित में निर्बंधन लगाया जा सकता है। ठीक है, अनुच्छेद 19(1)(ग) नागरिकों को संगठन या संघ बनाने की स्वतंत्रता देता है। और अनुच्छेद 19(1)(घ) समस्त नागरिकों को अबाध संचरण की स्वतंत्रता देता है, अर्थात भारत के किसी भी भाग में कहीं भी स्वतंत्र रूप से संचरण कर सकते हैं या आ जा सकते हैं। अनुच्छेद
19वां अंग सभी नागरिकों को राज्य क्षेत्र में कहीं भी निवास की स्वतंत्रता देता है। और अनुच्छेद 19 भारत के सभी नागरिकों को उपजीविका, व्यापार या कारोबार की स्वतंत्रता देता है। लेकिन इन सभी पर न्यायालय निश्चित रूप से राज्य हित में प्रतिबंध लगा सकता है। शिक्षा पाने का अधिकार किस अनुच्छेद में है? तो 86वें संशोधन 2002 द्वारा अनुच्छेद 21 के तहत शिक्षा पाने के अधिकार को मौलिक अधिकार घोषित किया गया। ठीक है, आगे देखते हैं। शोषण के विरुद्ध अधिकार का वर्णन किस अनुच्छेद में है? अनुच्छेद 23 व 24 के तहत शोषण के विरुद्ध अधिकार प्रदान किया गया है। अनुच्छेद 23 मानव दुर्व्यवहार एवं बलात् श्रम का प्रतिषेध करता है। अनुच्छेद 24 के तहत कारखानों आदि में बालकों के नियोजन पर रोक लगाया गया है। मतलब ऐसी उम्र के बच्चों को जो कार्य करने के लायक नहीं हैं, उन्हें कारखानों आदि में बलात् श्रम या जबरदस्ती कार्य करने के लिए या उनके नियोजन पर रोक लगाया गया है। धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार किस अनुच्छेद में है? तो भारतीय संविधान की उद्देशिका में समस्त नागरिकों को विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म उपासना की स्वतंत्रता प्रदान करने का संकल्प व्यक्त किया गया है, चाहे वे किसी धर्म के हो। अनुच्छेद 25 से 28 में सभी व्यक्तियों के लिए, चाहे देश वे विदेशी हो या भारतीय, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार दिया गया है। अनुच्छेद 42वें संविधान संशोधन द्वारा उद्देशिका में पंथ निरपेक्ष शब्द को जोड़ा गया। अनुच्छेद 25 व्यक्ति के अंतःकरण और धार्मिक क्रियाकलाप की स्वतंत्रता के बारे में है, अर्थात व्यक्ति अपने स्वतः की इच्छा से किसी भी धर्म को मान सकता है। अनुच्छेद 26 धार्मिक संप्रदायों को कार्यों के प्रबंधन की स्वतंत्रता प्रदान करता है। और अनुच्छेद 27 धर्म की अभिवृद्धि हेतु करों से छूट की स्वतंत्रता देता है। अनुच्छेद 28 शिक्षण संस्थाओं में धार्मिक स्वतंत्रता सुनिश्चित करता है। इसका मतलब अनुच्छेद 26 आपको धार्मिक कार्यों के प्रबंधन की या उनके आयोजन की छूट देता है। अनुच्छेद 27 धार्मिक करों से छूट प्रदान करता है, अर्थात राज्य किसी प्रकार का धार्मिक कर किसी धर्म पर आरोपित नहीं करेगा। और अनुच्छेद 28 शिक्षण संस्थाओं में धार्मिक स्वतंत्रता को सुनिश्चित करेगा। ठीक है, आगे देखते हैं। शिक्षा व संस्कृति संबंधी अधिकार किस अनुच्छेद में है? तो भारतीय सांस्कृतिक विविधता को संरक्षित करने के आशय से संविधान के अंतर्गत संस्कृति और शिक्षा संबंधी अधिकार अनुच्छेद 29 व 30 में दिया गया है। अनुच्छेद 29 के अंतर्गत अल्पसंख्यक वर्गों के हितों को संरक्षण प्रदान किया गया है। और अनुच्छेद 30 के अंतर्गत अल्पसंख्यक वर्गों को शिक्षण संस्थाओं की स्थापना व प्रशासन का अधिकार दिया गया है। फिर है संवैधानिक उपचारों का अधिकार किस अनुच्छेद में है? तो आपको याद रखना है कि संस्कृत व शिक्षा संबंधी अधिकार अनुच्छेद 29 व 30 में है। संवैधानिक उपचारों का अधिकार भारतीय संविधान जहां अपने नागरिकों के लिए विशद रूप से मूल अधिकार का प्रदान करता है, वहीं उन्हें प्रवर्तित कराने के लिए संवैधानिक उपचारों का अधिकार भी देता है। मतलब लागू कराने के लिए संवैधानिक उपचारों का अधिकार 6वें अधिकार के रूप में देता है। इसकी महत्ता को देखते हुए डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने इसे भारतीय संविधान की आत्मा और हृदय कहा है। जबकि हमने उद्देशिका को पढ़ा था कि हृदय और आत्मा किसने कहा था? न्यायमूर्ति हिदायतुल्लाह ने। इस अधिकार के अंतर्गत जब किसी व्यक्ति के मूल अधिकार का उल्लंघन होता है, तब वह उपचार के लिए न्यायालय की शरण में जा सकता है। ध्यातव्य है कि मूल अधिकार का उल्लंघन होने पर
अनुच्छेद 226 के तहत उच्च न्यायालय तथा अनुच्छेद 32 के तहत सर्वोच्च न्यायालय में व्यक्ति जा सकता है। ठीक है। अनुच्छेद 32 को प्रवर्तित कराने हेतु न्यायालय कितनी तरह की रिट जारी कर सकता है? तो अनुच्छेद मूल अधिकारों को लागू कराने हेतु उच्चतम न्यायालय 5 प्रकार की रिट जारी कर सकता है। अनुच्छेद 32(2) के तहत बंदी प्रत्यक्षीकरण, हैबियस कॉर्पस, परमादेश, मैंडेमस, प्रतिषेध, प्रोहिबिशन, उत्प्रेषण, सर्टियरी और अधिकार परीक्षा को वारंटो इसे जारी कर सकता है। ठीक है। आगे ये देखते हैं कि ये सभी रिट क्या हैं। बंदी प्रत्यक्षीकरण क्या है? इसका शाब्दिक अर्थ है व्यक्ति को प्रस्तुत किया जाए। यह रिट एक ऐसे व्यक्ति या प्राधिकारी के विरुद्ध जारी की जाती है जिसने किसी व्यक्ति को अवैध रूप से निरुद्ध किया है, मतलब कब अपने नियंत्रण में किया है या उसे बंदी बना लिया है। इसके तहत न्यायालय द्वारा निरुद्ध या कारावासित व्यक्ति को अपने समक्ष उपस्थित करवाया जाता है और उसकी निरोधता की जांच की जाती है। यदि उचित औचित्य नहीं है तो न्यायालय उसे छोड़ने का आदेश दे सकता है। इस याचिका को निरुद्ध व्यक्ति या उसके किसी भी निजी व्यक्ति के द्वारा जारी किया जा सकता है। फिर दूसरा रिट है परमादेश। इसका शाब्दिक अर्थ है हम आदेश देते हैं। इसके तहत न्यायालय द्वारा किसी व्यक्ति, लोक प्राधिकारी, अधीनस्थ न्यायालय, सरकार या निगम को उनके विरुद्ध सांविधिक या लोक कर्तव्यों को करने का अवैध रूप से न करने का आदेश दिया जाता है। अतः इस रिट का प्रयोग ऐसे प्राधिकारी को आदेश देने के लिए किया जाता है जो सार्वजनिक कर्तव्यों को करने से इनकार या उपेक्षा करता है। ठीक है। आगे देखते हैं। प्रतिषेध, इसका अर्थ है मना करना। यह रिट वरिष्ठ न्यायालयों द्वारा अधीनस्थ न्यायालयों तथा अर्ध न्यायिक अधिकरणों के विरुद्ध जारी की जाती है। इसके द्वारा अधीनस्थ न्यायालयों को ऐसी अधिकारिता का प्रयोग करने से निषिद्ध किया जाता है जो उसमें निहित नहीं है। यह रिट सिर्फ न्यायिक या अर्ध न्यायिक कृत्यों के विरुद्ध जारी की जाती है। ठीक है। उत्प्रेषण, इसका शाब्दिक अर्थ है पूर्णतया सूचित करना या मंगवा लेना। यह रिट भी अधीनस्थ न्यायालयों या अर्ध न्यायिक या न्यायिक निकायों के विरुद्ध जारी की जाती है। इसके द्वारा अधीनस्थ न्यायालयों को अपने समक्ष प्रस्तुत मामलों को वरिष्ठ न्यायालयों को भेजने का निर्देश दिया जाता है। ध्यातव्य है कि प्रतिषेध व उत्प्रेषण दोनों न्यायालयों के विरुद्ध जारी की जाती हैं, किंतु दोनों रिटों का उद्देश्य अलग है। प्रतिषेध रिट कार्रवाई के दौरान कार्रवाई को रोकने के लिए जारी की जाती है, जबकि उत्प्रेषण रिट कार्रवाई समाप्त होने पर निर्णय को रद्द करने के लिए। अधिकार परीक्षा क्या है? इसका शाब्दिक अर्थ है आपका प्राधिकार क्या है। यह रिट ऐसे व्यक्तियों के विरुद्ध जारी की जाती है जो किसी लोक पद को अवैध रूप से धारण किए हैं। इसके तहत उससे यह पूछा जाता है कि आपने किस प्राधिकार से यह पद धारण किया है। यदि वह इसका कोई सुआधारित उत्तर नहीं देता है तो उसे पद से हटाकर पद को रिक्त कर दिया जाता है। तो ये था हमारा दोस्तों आज का वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और अपने दोस्तों के साथ मिलकर अच्छी पढ़ाई करें। पेट का अगला टॉपिक हमारा होगा नीति निर्देशक तत्व और मूल कर्तव्य। ठीक है। नमस्कार, धन्यवाद।